हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, जिसके बेसिस पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट। उसमें ऐड करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें आपको मिलने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीबीएसई ने जो सजेस्ट किया है आपको स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स, तो उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को इसके नेम के साथ। जैसा कि इसके नेम ने सब कुछ आपको डिफाइन कर दिया कि ये क्या कराना चाह रहे हैं आपसे। इन्होंने कहा हम इसको एंड की तरफ से देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप सब जानते हैं ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। फिर इन्होंने कहा टू वेरिएबल्स मींस यहां पर आपको दो वेरिएबल को पिक करना है, तो हम यहां पर वेरिएबल क्या पिक करेंगे? एक्स एंड वाई। फिर हमने देखा इक्वेशन का मींस क्या होता है, तो आपको बस अभी इतना सा देखना है। इक्वेशन का मींस होता है इक्वल, इसके इक्वल में कुछ ना कुछ होगा। जो आपने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो डिफरेंस होता है, इसमें कुछ इक्वेट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी नॉर्मल सी होती है। फिर हमें देखना है लीनियर, तो लीनियर को हम देखेंगे दो पॉइंटों से। सबसे पहला कि इसकी डिग्री कितनी हो और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, क्योंकि इस बार आपको देखना क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली। तो अब यहां से आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो ये तो कंफर्म हुआ कि डिग्री कितनी होगी? यहां पर 1 होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसका? स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अब अगर इस डेटा को हम अरेंज करें तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब इन्होंने कहा कि पेयर भी है, तो पेयर का मींस क्या है कि आपको एक इक्वेशन और लेके आनी है, तो वो क्या होगी? यही होगी। अब जब यहां पर दो इक्वेशंस हैं तो आपको इसको नंबरिंग कर देना है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसमें कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे यहां पर आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं अगर आपने यहां पर 0 a पुट किया तो आपका वेरिएबल सिर्फ सिंगल बचता है, और आपको चाहिए क्या था? टू वेरिएबल्स चाहिए। आपने अगर b को 0 कर दिया तो आपका क्या होने वाला है? फिर अगेन आपका सिंगल वेरिएबल बच रहा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि ना तो आपका a 0 हो सकता है और ना ही आपका b 0 हो सकता है। बस इतना सा था इसका बेसिक, इसके नेम का जो मीन्स है वो इतना सा है। अब हमें मूव करना है किस पर? कि यहां पर जो स्ट्रेट लाइन, एक न्यू वर्ड आया, इस पर हमें कैसे वर्क करना है। तो अब हम मूव करते हैं कि लाइंस में हम क्या कर सकते हैं? प्लेइंग विद लाइंस। तो यहां पर थोड़ा सा हम देखेंगे प्लेइंग विद लाइंस कि लाइन हमारा कैसा कैसा खेल सकती हैं या कैसा कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। तुम देख लो, यहां पर देखते हैं कि दो लाइनें, या तो पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को कट करते हुए निकल जाएं, ये भी पॉसिबल है कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर से होकर के निकल जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो जब अब ये तीन कंडीशन आपको बन रही हैं, इन तीन कंडीशन को ही आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहां पर जो आपका पॉइंट कट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये कैसे बनी होंगी? कभी भी कोई भी लाइन हमने बनाई थी, इट मींस क्या था कि उस पर आपने पॉइंट निकाले थे, तो हर एक पॉइंट पर आपको x और y की वैल्यू मिल रही थी। यहां पर आपको x y की वैल्यू मिली, यहां पर सिमिलर, यहां पर और यहां पर। तो इन दोनों लाइनों का बस जो एक कॉमन सा पॉइंट है वो ये है, और इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो x और y के पॉइंट कैसे होंगे? कॉमन होंगे, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए। तो अब यहां से आप देखें ये दोनों लाइनें कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यहां पर ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये सब इसके क्या है? सॉल्यूशंस हैं। बट एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों पर कॉमन है, मींस इस पे जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। इतनी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे इस लाइन में क्या हो रहा है। तो यहां पर जो लाइनें हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इसके ऊपर से होकर के चली जा रही हैं, एक दूसरे पे क्या कर रही हैं? कोइंसाइड कर रही हैं। तो अब हर एक कॉमन पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है? कॉमन सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि हर एक पॉइंट इसका कॉमन होगा। अगर ऐसा है तो इसका नेम क्या है हमारा? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब इस पे सॉल्यूशन की बात करें तो हर एक पॉइंट इसका कॉमन है, एवरी पॉइंट इसका कॉमन है। मींस अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस पे आपको सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं? इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और सभी आपके सॉल्यूशन कैसे होंगे? कॉमन होंगे।
अब आपको देखना है लास्ट, ये लाइनें आपकी कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं। अगर वो करती नहीं है तो कोई सा एक सॉल्यूशन आप बताएं कि कॉमन हो सकता है। जब वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो उनका कोई सा भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं हो सकता है। इट मींस यहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। अब यहां पर एक चीज और है जिसको हम कॉमन मानते हुए चलेंगे। देखो, कोई भी इक्वेशन आपके पास है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाए। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको मिला सिंगल सॉल्यूशन, इसको आप देख रहे हो तो इस पे मिल रहे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब यहां से अगर हम देखें, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि सॉल्यूशन मिले और यहां पर मिले, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिला और यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिला। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। मींस इस पे हम आंसर अपना या सॉल्यूशन कंसिस्ट कर पाए, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम आपका कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब यहां की अगर बात करें, हमारी रिक्वायरमेंट होती है सॉल्यूशन मिले, बट यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इसका मींस क्या है कि हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी जो इक्वेशंस होंगी यहां पर वो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। बस इतना सा है इसका बेसिक, जो आपको बहुत अच्छे से देखना था। अब यहां पर कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट ये आपके न्यू वर्ड आ गए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा इसको हम करेंगे डिफाइन और फिर हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पर। तो देखो, इन्होंने कहा कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो देखो, आपके पास यहां पर दो इक्वेशंस होंगी। हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1 बाय इक्वल टू c1, और आपका दूसरी इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2 बाय इक्वल टू c2। तो यहां पर आपने सबसे पहले क्या निकाला है, a1 अपॉन a2, v1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये रेशियोज आपको निकाल लेना है। अब कंपेयर द रेशियोज, जो आप कंपेयर करेंगे रेशियो को, तो क्या हो सकता है, आपने ये निकाला, हो सकता है कि पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 आपका नॉट इक्वल हो b1 अपॉन b2 के। अगर ये कंडीशन है तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका। आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो कितने होंगे, तो यहां पर मिलने वाला है आपको यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर अगर हम कंसिस्टेंसी को भी लिख दें, कंसिस्टेंसी, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशन मिली और आपको यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिला, बट मिला ना, तो ये सिस्टम आपका कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब आप देखेंगे कि हो सकता है आपने ये रेशियोज निकाले, ये आपका फर्स्ट हो गया है। अब आपने ये रेशियोज निकाले और a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल आ जाए c1 अपॉन c2 के। इसका मीन्स होगा कि आपकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। आपकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में आपने देखा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, हर एक पॉइंट पर आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा, मींस इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस पर आपको कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर वही कंसिस्टेंसी, आपकी रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशन मिले और मिला, मींस ये भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब आपका थर्ड बचता है लास्ट, कि मान लो आपने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला और वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। इट मींस यहां पर जो लाइंस होंगी आपकी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। अगर हम देखें इसका सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके, तो इसके सॉल्यूशन होंगे हमारे नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। सिस्टम आपका कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट। तो बस इतना सा आपको देखना था, इतना सा है आपका चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का जो आपका सॉल्यूशन है वो इतना सा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो ये मान लो कि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। तो आप इसको नोट कर लें, हम मूव करते हैं इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स पर, जिससे कि चीजें क्लियर हो कि जो हमने अभी स्टडी किया क्या वो है क्या एक्चुअल में। इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बताना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दे रखा है ये हैज नो सॉल्यूशन, तो यहां पर सॉल्यूशन कैसा है, नो। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी वहां पर आप कोफिशिएंट एबीसी की वैल्यू को निकालेंगे, फिर अपने रेशियोज को निकालना है, फिर हम अपनी कंडीशन लगा देंगे नो सॉल्यूशन वाली। नो सॉल्यूशन मींस यहां पर लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब उसकी कंडीशन क्या बनने वाली है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के।
इस कंडीशन के बेसिस पर हम क्या निकालने वाले हैं, के की वैल्यू। तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो मैंने लिखा फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू -4 -4 को अगर हम उस साइड पहुंचा दें तो ये प्लस का 4 होने वाला है। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंपेरिजन करेंगे आप इसका किससे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, और इसको किससे कंपेयर करोगे आप, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहां से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट इधर a1 है, इधर कितना है 1। फिर आपने देखा इधर y का कोफिशिएंट b1 है और इधर कितना है -1। फिर आपने देखा c1 कांस्टेंट आपका इधर c1 है और इधर कितना है 4। सेम आपको इधर भी करना है, x का कोफिशिएंट इधर a2 है और ऊपर आपका कितना है 2। फिर आपने देखा b2 की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है आपको, कैपिटल K। c2 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 3। अब यहां तक तो आपको करना ही है, आपने सब रेशियोज को निकाला। अब आप मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसको इधर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैज, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन नहीं रख रहा है तो कंडीशन क्या होगी हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो नॉट इक्वल टू है, तो ये कंडीशंस हम यहां पर पहले से ही निकाल के रख रहे हैं। a1 अपॉन a2 आपका कितना आ रहा है, a1 कितना है 1 और a2 कितना है आपका 2। फिर आपने क्या देखा कि b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना आ रहा है आपका -1 अपॉन k। फिर आपको देखना है थर्ड वाला, और वो क्या है c1 अपॉन c2, ये किसके इक्वल है 4 अपॉन 3। आपको देखने से लग रहा होगा ये कितना आ रहा है आपका 1/2 या 4/3, ये वैसे भी इक्वल नहीं है, यहां पर वेरिएबल है, इसको हम थोड़ा सा चेक करना, यही हमें एक्चुअल में चाहिए है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपने निकाली -1 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहां से आपको चाहिए है k की वैल्यू। अब आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आप कंपेयर कर लोगे तो आपका कितना आ रहा है 1/2 इक्वल टू -1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू 2 1 जा -2। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, -2। तो ऐसे करने होंगे आपको यहाँ के क्वेश्चंस, इतने ही इजी हैं। आपको करना क्या है, इक्वेशंस को कंपेयर करना है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जनरल जो आपकी इक्वेशन है उसके साथ। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालोगे, रेशियोज निकालोगे, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा वो आप अप्लाई कर दोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2019 में पूछा गया है। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ c, आपको c की वैल्यू बताना है इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहां से क्लियर हो चुका है कि अगर ये इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो यहां पर लाइन कैसे होंगी, वो इंसिडेंट होंगी, ये सिस्टम भी हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अब इन्होंने जो कहा है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको कंपेयर करना है अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इसको हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो इसको उधर लेकर के जा रहे हैं। तो -3 - c, और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है 12x प्लस cy इक्वल टू -c को उधर लेकर जाओगे तो आपका प्लस का c। यहां से आपने कंपेयर किया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, और यहां पर हमने किससे कंपेयर किया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से। तो यहां से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट a1 है, इधर कितना है c। यहां से आपने देखा b1 का y का कोफिशिएंट b1 और यहां से कितना है 3। फिर आपने देखा c1 इक्वल टू आपका कितना है -3 - c। फिर आपको निकालना है सेम इसके साथ। आपने देखा कि a2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी c, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी c। जब आपको ये मिल जाता है तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे। कैसे, a1 कितना है आपका c अपॉन a2 कितना है आपका 12। फिर आपने देखा कि b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है आपका, b1 कितना है आपका 3 और b2 कितना है आपका c। फिर आपने देखा c1 अपॉन c2 और इसका रेशियो कितना आ रहा है -3 - c अपॉन c। अब हमें देखना है कि इन्होंने कहा क्या, हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो अगर ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करेंगे अपना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होता है c1 अपॉन
C2 के। जो वैल्यू आपने निकाली है, जो रेशियोज निकाले हैं, वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो देखो ये कितना आ रहा है, C/12 इक्वल टू ये कितना है आपका 3/C इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर हम इस माइनस की मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो ये C प्लस का और माइनस का 3 हुआ अपॉन C। तो यहां पर ये कंडीशंस आपकी बन के आ रही है। अब आपको चाहिए क्या है, एक्चुअल में C की वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या किया, चाहे आप इन दोनों को उठा लो, चाहे आप इन दोनों को उठा लो। यहां पर इजी है तो आप नॉर्मली जो होती हैं आपकी नंबर्स, उसको उठाना ज्यादा बेटर रहता है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो C² और 12 3 36, और यहां से C की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, स्क्वायर हटाते हो तो अपोजिट साइड जाके रूट लगता है विद प्लस माइनस। तो यहां से C की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 6। तो अगर आपने स्क्वायर हटाया और उधर प्लस माइनस नहीं लगाया तो आप ये गलत कर देंगे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने पॉलिनोमियल में भी इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि जब भी स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड रूट तो लगता है बट प्लस माइनस पहले लगता है। तो अब आपको देखना है इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, 6 भी है माइनस 6 भी है। 6 एंड 7 नहीं है, 6 एंड माइनस 6 बोथ। हाँ, तो ये वाला हमारा आंसर कैसा होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ऐसे करना था इन क्वेश्चंस को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर ये बहुत अच्छा है, यहां पर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप इस पर बहुत अच्छे से वर्क करें, क्योंकि ये कई बार आपका ये एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपसे कह सकता हूं कि ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आपसे आ ही जाता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यहां पर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई। इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लिया, अपने जनरल फॉर्म है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा 3x प्लस 2y, कितना कहा इन्होंने, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इन्होंने कहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा इन दोनों लाइनों से, और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उन तीनों की वर्टिसेस आपको बताना है। फिर इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आता है, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा इजी भी है। तो देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। जब भी कभी हमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। मान लो मैं यहां पर कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, अदरवाइज तो आप 3 4 कितने भी सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हो, मगर मिनिमम जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो 2 चाहिए। यहां पर हमने लिखा x, यहां लिखा y। मान लो इसमें मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं, तो यहां देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y इक्वल टू कितना आया 1। फिर अगर हम इस बार y को 0 रख दें तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने 2D प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन जो होता है हमारा उस पर। तो आइए हम थोड़ा सा बना के देखते हैं इसे। तो ये है आपका 2D प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस हमने लिखा है, और यहां पर हमने वर्टिकल लाइन को क्या लिखा है, y एक्सिस लिखा है। तो आपको याद रखना होगा कि y एक्सिस पर ऑलवेज x की वैल्यू 0 रहती है। मींस x का कोऑर्डिनेट आप पूरी लाइन पर कहीं पर भी निकालते हो तो वो कितना होगा, 0 होगा। सेम अगर आपने x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर आपने देखा तो y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। आप ये जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना कैसा होता है, ये आप जानते हैं, आपने 9th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर आपको x का कोऑर्डिनेट चाहिए है तो आप y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करते हो। मान लो आपने y के परपेंडिकुलरली 3 पॉइंट पे गए तो ये पॉइंट किसका होगा, x का होगा। अगर आप x एक्सिस के परपेंडिकुलर चलते हो तो वो कोऑर्डिनेट y का होता है। मींस आपने x एक्सिस के परपेंडिकुलर 4 पॉइंट पर गए हो तो आप यहां पहुंचे, मींस ये क्या है, आपका y का कोऑर्डिनेट होता है। ये आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हमने यहां पर अपने सॉल्यूशन निकाले हैं इसको इस पर अरेंज करके। जब x की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 0 इस पूरी लाइन पर है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना था, 1। मींस ये बता रहे हैं आपको कि यहां पर, तो यहां का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जब x की वैल्यू -1 थी तब y 0 था, तो x की वैल्यू -1 तो यहां पर है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पर है, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो इन दोनों पॉइंटों को अगर मीट कराता हुआ मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरा ग्राफ बना इस लाइन का, और इस पर हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा कितना है, x माइनस y इक्वल टू -1। ये इस लाइन का हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि आपको सेकंड वाले को भी अरेंज करना है, तो हमने लिखा यहां पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसके लिए भी आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना है, x और y के। तो आपने यहां लिखा x, यहां लिखा आपने y। एक बार मैंने x की वैल्यू को 0 किया,
तो देखो y 2 6 जा 12, y की वैल्यू कितनी मिली 6। जब आपने y को 0 रखा तो 3 4 जा 12। अब इन पॉइंटों को भी आपको इसी कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y 6 था, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, y कितना था 6 था, तो यहां पर हमने पॉइंट बना दिया ये। फिर इन्होंने कहा जब x की वैल्यू 4 थी तब y 0 था, तो x की वैल्यू 4 यहां पर है और y यहां पर 0 है। तो अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंटों को जब दोबारा से मीट कराओगे तो कुछ ये ऐसे मीट होने वाले हैं। तो अब आपने देखा यहां पर बहुत परफेक्ट नहीं बन पाया होगा, क्योंकि जब आप बना रहे होगे तो आपके लिए एक ग्राफ पेपर होता है और उस पर ये सभी पॉइंट बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, बहुत ही इजी होता है वहां बनाना। बट यहां पर हमने कोशिश की है, तो हम देखते हैं कि यहां पर जो ये कॉमन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट देखो, तो आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। यहां पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 2। देखो यहां से आपको देखना है x का कोऑर्डिनेट कितना है, y के परपेंडिकुलर कितना चले हैं आप 2, और आपने देखा कि y का कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना चले आप 3, 2, 3। इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया और आपने माना कि ये आपका क्या है a है। एक आपको इस ट्रायंगल का ये भी मिल रहा है, इन्होंने कहा इन दोनों लाइनों से और इस x एक्सिस से कवर जो एरिया है वो ट्रायंगल बन रहा है, और इसका आपको बताना था वर्टिसेस। तो आपने ये मान लिया कि ये आपका B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 होंगे, और यहां पर आपने देखा ये C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 4, 0 होंगे। तो कोऑर्डिनेट जो उन्होंने पूछा था आपसे वो तो आपने बहुत इजीली बता दिए कि A का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2, 3, B का कोऑर्डिनेट कितना है -1, 0, और C का कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है इन्होंने 4, 0। इन्होंने नहीं दिया है, वो तो हमने फाइंड आउट किया है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया भी इन्होंने हमसे पूछा था, तो देखो एरिया निकालने वाले हैं। हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो जिसका हमें बेस और हाइट अगर पता लग जाती है तो उसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और हम यहां पर बहुत इजीली निकाल लेंगे। हमने देखा कि यहां से हमें यहां तक चलना है, तो आप देखिए कितना स्टेप आगे बढ़े हो आप, 1 2 3 4 5, बेस कितना हो गया 5 यूनिट। आपको हाइट देखना है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 3 यूनिट, टोटल हाइट कितनी है 3 यूनिट, तो ये हो गया आपका 3 यूनिट। अब आपको एरिया निकालना है, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, 1/2 बेस कितना है 5 और आपकी हाइट कितनी है 3, तो ये कितना हुआ आपका 5 3 15/2, या फिर हम लिख सकते हैं 7.5। 2 से कट करोगे तो 2 7 जा 2 5 जा, और एरिया ऑलवेज आपका स्क्वायर यूनिट में होता है, स्क्वायर यूनिट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसा करना था, इतना इजी होता है, बस आपको 2 सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए। कार्टेशियन प्लेन आप 9th से छोटी क्लासेस से स्टडी करते हुए आ रहे हो, आप बहुत इजीली बना पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाना। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, आपको रेशियोज को क्या करना है, कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखो किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहां पर जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या किसी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको कितने सॉल्यूशंस देंगी। तो यहां पर हम हर एक क्वेश्चन में तीनों पॉइंट निकालते हुए चलेंगे। मींस एक क्वेश्चन आपने अगर किया मींस आपने 3 क्वेश्चंस को यहां पर कर लिया है, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। हमने देखा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाली इक्वेशन आपकी एक्चुअल में इधर से है, तो यहां पर आपको लिखना होगा ये कितना है 18x + 6y + 24 = 0। तो अभी हम कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले को। तो अगर हम यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हुआ -8। इसको अगर हमने कन्वर्ट किया तो 6y = 9। आपको कंपेयर करना होगा किससे, A1x + B1y = C1 से। इसको किससे करेंगे, A2x + B2y = C2। यहां से आपने देखा x का कोफिशिएंट A1 है और इधर कितना है 5। फिर आपने देखा यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है B1 और इधर कितना है -4। फिर आपने देखा C1 कितना है आपका -8 है। सेम आपने इधर से भी फाइंड आउट किया, A2 कितना है आपका 7, B2 कितना है 6 और C2 आपका 9 है। जब आपको ये मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है, अपने रेशियोज को निकालना होता है। रेशियो क्या है आपका A1/A2, और A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू कितनी है 7। फिर आपने निकाला कितना B1/B2, B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू है आपकी 6।
इसको आप कट कर सकते हो, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहां से आपका b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, -2 अपॉन 3। और यहां पर आपने जब देखा तो ये दोनों रेशियोज आपके इक्वल नहीं है। कंफर्म हो चुका है कि यहां पर ये दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। बट हम निकाल के देख ले रहे हैं, फिर भी c1 अपॉन c2 हमारा क्या होगा। बट जब यहां पर ये नॉट इक्वल आ जाए तो आपको इसको निकालने की कोई जरूरत अब नहीं रही। तो यहां पर हमने देखा कि -8 अपॉन 9, बस। अब आपने यहां से देखा कि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बिकॉज a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना दे रखा है, 5/7, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता -2/3 के। आप ये जानते हैं ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस कि जो यहां पर हमें लाइंस दे रखी हैं, जो लाइन दे रखी है वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सबसे पहले हम वही बात बताने वाले हैं जो इन्होंने हमसे पूछा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये अब अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कितने सॉल्यूशन रख सकती हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका कैसे कितने सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट आपको देखना है, क्या ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। तो हाँ, हम जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि सॉल्यूशन मिले, और यहां सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, बट मिल रहा है। मींस यहां पर जो सिस्टम है आपका वो क्या है, कंसिस्टेंट। कैसा है आपका, कंसिस्टेंट। तो ये तीनों पॉइंट आपका किसी क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर पूछा है। किसी में आपसे यूनिक सॉल्यूशन पूछेंगे तो आपको सॉल्यूशन के बारे में पूछेंगे, तो अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, कोइंसिडेंट हुआ तो वो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, पैरेलल लाइंस हुई तो वो आपको नो सॉल्यूशन देंगी, और इसी के बेसिस पर आप कंसिस्टेंसी भी बहुत इजीली बता सकते हो। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप ये नोट करें। हम मूव करते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पर। तो देखो यहां पर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, जो हम यहां पर लिख रहे हैं, कितना है हमारा 18x + 6y + 24 = 0। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहीं लिख लूं, तो एक हमारा क्या है, ये 9x + 3y + 12 = 0, और एक इक्वेशन हमारी पहले से इधर आ चुकी है। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1, या फिर पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसको, 18x + 6y = -24। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 9x + 3y = -12। अब आप करेंगे इसको कंपेयर, a1x + b1y = c1, इसको आप किससे करेंगे, a2x + b2y = c2। यहां से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिलने वाली है। तो आपने यहां से देखा a1 कितना है आपका, 18 है, b1 आपका कितना है, 6 है, और c1 आपका कितना है, -24 है। सेम यहां पर आपने निकाला, a2 कितना है, 9, b2 आपका कितना आ रहा है, 3, और c2 आ रहा है आपका तो -12। जब ये मिल जाता है आप तो क्या करने वाले हैं, आप a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना आ रहा है, 18/9। यहां से कितना मिला आपको, 2/1। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन 1 को हमने 2 और 2 को 1 बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी इक्वेशन को कोई सा भी नंबर दे सकते हो। फिर हमने निकाला यहां से b1 अपॉन b2, तो b1 हमारा कितना है, 6, और b2 कितना आ रहा है हमारा, 3, और इसका सोल्यूशन भी आपको कितना मिल रहा है, b1 अपॉन b2 = 2/1। फिर आपने देखा c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपका, -24, और c2 कितना है आपका, -12। इसका आंसर भी आपका कितना आ रहा है, c1 अपॉन c2 = 2/1। तो देखो ये भी 2/1 2/1 2/1, तीनों आपके रेशियो कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसा है तो इसका मीन्स क्या है, आप लिख भी सकते हैं यहां पर 2/1 = 2/1 = 2/1। अगर ये तीनों लाइनें इक्वल हैं, सॉरी तीनों रेशियोज आपके अगर इक्वल आ रहे हैं, इट मींस कि यहां पर जो लाइनें हैं वो कैसी होने वाली हैं, कोइंसिडेंस लाइन। कैसी लाइनें होने वाली हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। सेकेंड पॉइंट, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब सॉल्यूशन कितने देंगे आपको, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन आपको कितना सॉल्यूशन देती है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो सिस्टम आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट। आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन को आपको कुछ ऐसे करना था, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, और वो क्या है,
algebraic methods of solving a pair of linear equations by substitution method। तो यहां पर हमें दो मेथड पढ़ना है। एक्चुअल में आपके जो algebraic methods of solving pair of linear equation है वो आपके दो हैं, एक है आपका substitution मेथड और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हमें क्या देखना है कि substitution मेथड क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ, और बहुत इजी होता है, आपको थोड़ा सा बस कॉन्सेंट्रेट करना है। इन्होंने कहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनको आप सॉल्व करिए बाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन में लिख लो कि 7x माइनस 15 बाय इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन आपकी कितनी रखी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी एक वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से उधार लेंगे और आपको दूसरे में वो पुट कर देना है। मींस किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जिस इक्वेशन से निकाली है उसके अपोजिट में आप अप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हम क्या करने वाले हैं यहां से। अब यहां पर आपको एक और चीज देखना है, जहां पर वेरिएबल का कोफिशिएंट छोटा हो, स्मॉलर नंबर हो, उसको उठाना बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसके कोफिशिएंट 7 और 15 है, एक्स बाई के कोफिशिएंट यहां कितना है, 1 और 2 है, तो बेटर होगा कि आप यहां से निकालें। तो देखो हर एक पॉइंट आपको ऐसे ही लिखना होगा। स्टेप 1 आपका क्या होगा, स्टेप वाइज कर रहे हैं हम यहां पर, कि हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 गेटिंग एक्स। यहां से हम क्या निकालने वाले हैं, एक्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू को निकालूं तो 2y को उधर लेकर जाओगे आप, तो ये कितना हुआ 3 माइनस 2y, इसको आप इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3rd। अभी हमने कहा किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे तो दूसरे में अप्लाई करना होगा। तो मैंने जो x की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 2 से निकाली है, तो आप किस में पुट करोगे, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से निकाली होती तो सेकंड में, बट हमने निकाली किससे, सेकंड से, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो हमने यहां लिखा स्टेप 2, हमारा ये स्टेप 2 क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। 2 से निकाला है तो 1 में पुट करना होगा आपको। तो यहां से आपने देखा तो 7 और x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y और आपका माइनस 15 बाई इक्वल टू 2, इसको आप करेंगे सॉल्व। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 बाई माइनस 15 बाई इक्वल टू 2। यहां से आपने देखा ये कितना हुआ आपका माइनस 29 बाई इक्वल टू 2। इस 21 को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का है, उधर जाकर के ये माइनस हुआ, और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, बाई इक्वल टू कितना आ रहा है आपका माइनस 19 अपॉन माइनस 29। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे और बाई की वैल्यू आपको मिल गई। जब आपको ये y की वैल्यू मिल जाए, अब आप पर रेस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, जिसमें चाहो आप उसमें लगा दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 3rd में पुट कर दो। बट आप याद रखना कि जो आप 1 और 2 से आप जो इक्वेशन 3rd बनाते हो, इसमें पुट करना बहुत ईजी रहेगा। देखेंगे कैसे। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। स्टेप 3rd आपका क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ बाय, पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन 3rd। ये पहला क्वेश्चन है, तो हमें स्टेप बाय सब सीखना है, तो हम यहां पर पूरा थ्योरी लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, बट आपको याद रखना है, आपको ऐसे ही करना है। तो x इक्वल टू कितना है आपका 3 माइनस 2y, और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 19 अपॉन 29। यहां से आप ले लेंगे इसको एलसीएम, तो देखो कितना आ रहा है 29। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो ऊपर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 29 का डबल कितना होता है आपका 58 माइनस 19 2 जा 38। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 0 2 अपॉन 29। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, x इक्वल टू 20 अपॉन 29। ऐसे करना होता है आपको इस क्वेश्चन को, जहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये कितना आ रहा है आपका 8 माइनस 8 0, 5 माइनस 2 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं इसके एक और अच्छे एग्जाम्पल पर, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेव हो जाए। इन्होंने कहा 2 रेल्स, अब यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक नया लॉजिक यहां पर सीखने को मिलने वाला है। तो इन्होंने कहा 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस, विल द रेल क्रॉस ईच अदर। कोई 2 रेल हैं, उन दोनों की इक्वेशन दे रखी है। रेल क्या होती है आपकी, स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप समझ रहे होंगे कि उसकी इक्वेशन कैसी होगी, ऐसा होगा। फिर इन्होंने ये कहा कि आपको ये देखना है कि क्या वो 2 रेलें कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं।
ये कॉमन सी बात है कि दो ट्रेन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। अब हम अपनी इक्वेशंस के बेसिस पर देखेंगे क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो हमें जो दो इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हमने वो लिखा x + 2y, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू 4, ये आपका इक्वेशन 1 है। फिर आपने निकाला 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन 2 है। यहां से आप पहले से चेक कर सकते हो, देखो अगर आपने a1/a2 निकाला होता तो कितना आता 1/2, फिर आपने निकाला होता b1/b2 कितना आता आपका 2/4, और फिर आपने c1/c2 निकाला होता तो कितना आता 4/12। मींस 1/2, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, और 4 3 मींस आपका 1/2 इक्वल तो है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है 1/3 के। ये कभी पॉसिबल नहीं है। जनरली आप रेशियो के बेसिस पे तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, बट यहां पर आपको सॉल्व करके देखना होगा कि कैसे, क्योंकि इन्होंने आपसे सॉल्व कराया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो मान लो मैं यहां किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर मान लो मैंने स्टेप 1 में क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने 1 से निकाला x की वैल्यू को, तो x इक्वल टू कितना हुआ 4 - 2y, और ये इक्वेशन मेरी कौन सी होगी थर्ड। मैंने इक्वेशन 1 से निकाली है वैल्यू, किस में पुट करेंगे हम 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अगर 2 से निकाला होता तो हम किस में पुट कर रहे होते 1 में, बट हमने निकाला किससे है 1 से, तो पुट किस में करेंगे 2 में। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ, अब वो x के प्लेस पे इसकी वैल्यू लगा दो 4 - 2y + 4y इज इक्वल टू 12। यहां पर बहुत अच्छा लॉजिक है जो आपको देखना है। 8 - 4 2 2 जा 4y + 4y इज इक्वल टू 12। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, और 8 इज इक्वल टू कितना आया 12। क्या ये पॉसिबल है? और ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, और बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आ जाता है तो आप ये मान लें कि आपने ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर कभी कभी आपको 3 कंडीशन मिलती है। देखो पहली कंडीशन होती है कि आपको x की वैल्यू a और y की वैल्यू b मिल गई। मींस क्या है कि x भी मिल चुका है आपको और y भी मिल चुका है। तब जो आपकी लाइंस होती हैं वो होती हैं इंटरसेक्टिंग। a और b आपने मान लिया कि कोई रियल नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था। मगर कभी कभी आपको ऐसा भी मिलता है कि आपने x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली, ये दोनों नहीं मिल पा रही है, नॉट गेटिंग, ये मिली नहीं आपको दोनों। और एक चीज और क्लियर आई कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने x, y नॉट गेटिंग, नहीं निकाल पाए, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रही है, बट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। तो इन दोनों के लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर आपने x और y की वैल्यू निकाली और वो नहीं निकल पा रही है, जैसे यहां पर नहीं निकल पा रहा है, वेरिएबल आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो अगर नहीं निकल पा रही है बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो वहां पर जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और वहां पर आप कैसे हर x की एक वैल्यू पर y की एक वैल्यू आपको मिलती रहेगी। मींस आप उस पर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तब आप बोलेंगे कि यहां पर जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और यहां पर आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। 3 पॉइंट याद रखना है, x और y की वैल्यू मिल जाती है, मींस कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल चुका है। आपने x और y की वैल्यू निकाली और वो मिली नहीं, आपको मिल ही नहीं पा रही है, जैसे यहां नहीं मिल रही थी, बट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ जाए आपके राइट हैंड साइड के, इट मींस कि लाइन आपकी कोइंसिडेंट होंगी। फिर आप लिखेंगे कि x की एवरी वैल्यू पर आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी, मतलब हर एक x की वैल्यू पर हर y की वैल्यू आपको मिलती रहेंगी, और ऐसे आप इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इन केस ऑफ x और y की वैल्यू नहीं मिल पाई और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इसका मीन्स है कि पैरेलल लाइंस हैं और यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रेल्स आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट लिख सकते हो आप, एनी प्लेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट आपकी नहीं करेंगी। रेल्स ऑलवेज पैरेलल होती है। पैरेलल कंडीशन में क्या है कि नॉट इक्वल आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसमें इन्होंने कहा सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
आपको वैल्यू ऑफ m बताना है विच फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स में कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आप पुराने सैंपल पेपर्स को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और कितना इजी हम देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और आप बताइए कि m की वैल्यू क्या है। तो आप थोड़ा सा सोचें, यहाँ पर जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेंगी। x और y की वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर लगा देना है। आपको m की वैल्यू बहुत इजीली मिल रही है, तो यही करने वाले हैं। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा है, उसी से करेंगे हम। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को मैंने माना इक्वेशन 1 है। फिर मैंने लिखा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मैंने माना इक्वेशन 2 है। तो आपको देखना क्या है कि कौन सा ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसका कोफिशिएंट कम है, नंबर्स उसके स्मॉलर हैं। तो यहाँ पर है 2 3, यहाँ पर है 2 4। तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या मिला मुझे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। अब आप इसको नंबर 2 मान, यहां से हमने क्या किया, इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू। आपको लग रहा है बहुत इजी हो चुका है ये। तो हम स्टेप नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड से निकाल रहे हैं x की वैल्यू। और कैसे निकलेगी, इस माइनस 2y को उधर ले जाओ। तो ये माइनस का 2y उधर लेके गए आप तो प्लस हो गया, और माइनस का 12 वैसा ही रहा। ये इक्वेशन बनी आपकी थर्ड। आप पुट किस में करेंगे, बहुत याद रखना है आपको कि यही बस एक लॉजिक है इसमें। जब जहां पर आप क्या कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे होंगे कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे आप और दूसरे में अप्लाई करेंगे। मैंने 2 से निकाला है तो मैं अप्लाई करने वाला हूं 1 में। तो देखो x की वैल्यू यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं, x 2x, x कितना है आपका 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहां से आपने देखा 4y माइनस 12 टू 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से आपका 4y प्लस 3y 7y, 24 को उधर लेके जाओ तो ये प्लस का 24 हुआ। तो यहां से आपने देखा तो ये कितना हुआ आपका 35/7। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिल गई। तो 7 5 y की वैल्यू 5 मिली है। हमने आपसे कहा था किसी एक से निकालना, दूसरे में अप्लाई करना, फिर जो एक वैल्यू मिले वो आप इक्वेशन थर्ड में लगाओगे, बहुत इजी रहेगा। देखेंगे कैसे, आप यहां पर उठाओ और यहां लगा दो और आंसर आपका आ चुका है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, आप पूरा लिख देना, पुट इन वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां से आपको मिला x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 12। तो यहां से x मिला आपका 5 टू 10 माइनस 12 और x की वैल्यू आपको मिल गई माइनस 2। अब आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, क्या हम इसको पास करा दें इस इक्वेशन के साथ। तो हमने लिखा कि x कॉमा y आपका कितना मिल रहा है माइनस 2 कॉमा 7 5। पासिंग थ्रू आप लिख सकते हैं यहां पर, पासिंग थ्रू y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें इन पॉइंटों को, ये भी आपकी एक लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये मान लो ये पॉइंट कहीं पर यहां पर आ गए, इन दोनों से यहां पर मिल रहे हैं, तो अब जो y इक्वल टू mx है उसको भी यहीं से पास कराना होगा, तभी हमें m की वैल्यू मिल सकती है। इसके अलावा अगर हमें कहीं से पॉइंट जा रही, मान लो वो यहां से चला जाए, तो क्या हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो आपको सॉल्यूशन मिला है माइनस 2,5 वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसको आपको याद रखना है, बस लॉजिकल है यहाँ पर थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ पर पास कराते हैं तो अब हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी है 5 और m, और x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3। तो यहां से आपने देखा प्लस 3 को उधर लेके आए माइनस 3, ये कितना है आपका माइनस 2 है। तो माइनस 2m इक्वल टू आपका आया 2 और m की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन माइनस 2 और m इक्वल टू यहां से माइनस 5। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट ईयर में ये आ ही जाता है। आपने सैंपल पेपर या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर 100% मिला होगा। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये सबसे ज्यादा इजी माना जाता है, आपका सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इजी माना जाता है, और मोस्टली आपको क्लास 10th 11th 12th आगे फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे कि एलिमिनेशन का यूज बहुत ज्यादा होना है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, और सब्स्टिट्यूशन से कहीं ज्यादा इजी भी होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि वहां पर हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, पुट कर रहे थे दूसरी इक्वेशन में। यहां पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको बनाना होता है इक्वल, और उसको हम कर देते हैं एलिमिनेट। जो रिमेनिंग आपका वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू आपको मिलती है डायरेक्ट, फिर उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो यही हम यहां पर कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1।
दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखें, अब यहां पर आपको देखना होगा कि आप पहले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का एलसीएम लेके देखना, जिसका एलसीएम कम हो आप उसको इक्वल बनाने की कोशिश करना। तो देखो यहां पर x का 1 है, यहां पर x 2 है, तो 1 2 जा 2, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 2। आपने y देखा तो 1 है और 3 है, इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मींस यहां पर बहुत छोटे नंबर से, तो आप किसी में भी कर सकते हो। जब बहुत बड़े नंबर होंगे तो आपको बेटर होगा कि आप एलसीएम लेना और जो स्मॉलर नंबर आता हो आप उसको इक्वल बना के एलिमिनेट करना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम y को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन, ये आपका स्टेप वाइज, आप चाहें तो स्टेप वाइज लिख लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई हम करा देंगे 3 से। देखो y कितना है, यहाँ 1y है और यहाँ कितना है 3y है, तो अगर दोनों 3y होंगे तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दी। एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 का मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। आप लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करा दी। देखो क्या होने वाला है, पूरी इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करने वाले हैं 3 से, तो 3 बन जा 3x, 3 की मल्टीप्लाई y से कराओगे 3y, और 3 5 जा 15। इक्वेशन 2 को ऐसे ही उठा के रख देना है यहाँ पर, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, यहां पर साइन को और आपको अच्छे से देखना होता है कि अगर साइन आपके डिफरेंट हैं तब तो बहुत इजीली आप कट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि इसके साइन सेम आ जाते हैं, तो आपको चेंज करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे चेंज करके हम इसको एलिमिनेट करेंगे। यहां पर बहुत इजी है कि एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, 0 हुआ। पहले अब जो बचा प्लस का 3x और प्लस का 2x, कितना बचा है आपका 5x। इधर से आपने देखा 15 प्लस 4 कितना हुआ 19, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिली 19/5। वहां पर रेस्ट्रिक्शंस थी कि किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में अप्लाई करो, फिर वहां से आपको एक वैल्यू मिल रही थी, आप पुट कर रहे थे। यहां पर आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका मन जिसमें चाहे आप उसमें पुट कर सकते हैं। मैंने यहां पर किया, फिर वही मैं देखूंगा कि जहां पर मुझे इजी रहे पुट इन इक्वेशन। कहां पर इजी रहेगा, 1 1 है 2 3 है, बेटर होगा कि हम वहीं पर अप्लाई करें। पुट इन इक्वेशन 1, तो देखो x की वैल्यू x प्लस y है और x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहां से हम देखेंगे कि y की वैल्यू बहुत इजीली हमें मिल पा रही है। तो ये आपने एलसीएम लिया और यहां से आपका कितना हुआ 5 बन जा। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आप ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 19 बन जा 19, और यहां से आपको y की वैल्यू मिली कितनी 5/6/5। यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को, सॉरी एलिमिनेशन मेथड को ऐसे करना है। तो आप इसको नोट करिए। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख रहे हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें इन्होंने कहा यहां पर आपकी वर्स्ट प्रॉब्लम आ गई। आपको याद रखना है कि सब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो वो वर्ड्स प्रॉब्लम बनता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। बहुत नॉर्मल सी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखेंगे हम यहां पर, इन्होंने कहा इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कोई एक फ्रैक्शन है जिसमें हम 1 को क्या कर दें, ऐड कर दें, किसमें न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट कर दें 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1। इन्होंने कहा इट बिकम्स हाफ, और ये हाफ भी हो जाता है कब, इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें तो यही हमारा फ्रैक्शन आधा रह जाता है, हाफ रह जाता है। फिर इन्होंने कहा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आप ये बताएं वो फ्रैक्शन क्या होगा। यहां पर हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम करेंगे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व। तो देखो हमने लेट किया कि हमें नहीं पता कि हमारा फ्रैक्शन क्या है अभी, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि हमारा फ्रैक्शन x/y है। फ्रैक्शन में 2 वर्ड होते हैं, मान लो एक आपका कुछ यहां होगा a, एक आपका b, तो यहां पर ये 2 वेरिएबल हैं, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग x और y को लेकर के चल रहे हैं, तो हमने वही लेट कर लिया कि हमारे पास जो लेट फ्रैक्शन कितना है x/y। फिर उन्होंने कहा इफ बी एड 1 न्यूमरेटर, अगर इसी फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दूं। फिर उन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में मैं डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो मेरा फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1 बन जाता है। फिर उन्होंने कहा सेकंड कंडीशन में इट बिकम्स हाफ, यही फ्रैक्शन आपका कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है। कब, ये भी देखना है कब, इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ 1 को हम ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, मींस दिस, अभी कितना हो गया हाफ। यहां से आपको मिलेंगे 2 इक्वेशन, उसको करेंगे आप सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की तो x + 1 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो y - 1,
अब आप बाई को उधर ले आओ, x माइनस बाई इक्वल टू -1, इस +1 को उधर लेके जाओगे तो -1, तो x माइनस बाई इक्वल टू -2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। यहां से आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 2x इक्वल टू बाई +1, फिर इसको सॉल्व किया तो 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और x बाई की वैल्यू आप निकालेंगे। तो देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो 1 और 2 में आप देखें किसको एलिमिनेट करने वाले हैं, यहां पर बाई है, यहां पर बाई है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा इधर भी 1 बाई है, उधर भी 1 बाई है, खुद से एलिमिनेट हो रहा है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां पर हम इक्वेशन 1 और 2 से बात कर रहे हैं। तो ये कितना है आपका x माइनस बाई इक्वल टू -2, और ये कितना है आपका 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1। यहां पर एक प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी थी वो ये है, आप माइनस बाई और माइनस बाई को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का साइन सेम है। प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था एक तरफ +3y था, एक तरफ -3y है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए दोनों साइन आपके सेम हो जाए, तब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन की आप मल्टीप्लाई कर देना माइनस से, उसके सभी साइन चेंज होंगे और आप बहुत इजीली कट करने वाले हो। देखो कैसे, मैंने इक्वेशन 2 को, बाद वाली को माइनस से मल्टीप्लाई की, तो ये प्लस कितना बना माइनस, ये माइनस कितना बना प्लस, ये प्लस कितना बना माइनस। अब आपने देखा कि बाई से बाई कैंसिल आउट। अब आपका देखें, प्लस का x है, माइनस का 2x है, रिमेनिंग कितना बचा -x, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, कितना हुआ -3। यहां से आपने देखा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। आप जिसमें चाहें उसमें आप ये पुट कर दें, आपको दूसरी वैल्यू मिल रही है। तो हम कर रहे हैं, जहां पर इजी रहता है वहीं लिखते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1 बेटर है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के कोफिशिएंट कितने हैं 1 1 है। तो x की वैल्यू कितनी है 3, अभी हमने निकाली है, माइनस y इक्वल टू -2, माइनस बाई को यहीं छोड़ा -2, इस 3 को उधर लेके जाओगे तो -3, और यहां से आपको मिला माइनस बाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, बाई की वैल्यू आपको मिल गई 5। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, यहां से आपको x की वैल्यू कितनी 3 एंड बाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। बट आपको ये नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था वो फ्रैक्शन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फ्रैक्शन बताइए। तो देखो फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन बाई, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3 और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5। तो जो रिक्वायर्ड आपका फ्रैक्शन है वो क्या है, x अपॉन बाई इक्वल टू 3 अपॉन 5। जो फ्रैक्शन था आपका वो कितना था 3 अपॉन 5। अब आप चाहें तो क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन में अप्लाई करके देख लें, चेक भी कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो कैसे, 3 अपॉन 5, 3 में 1 ऐड करोगे कितना हुआ 4, और 5 से अगर 1 को करोगे माइनस तो कितना आया 4, 4 आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखें, अगर हमने x की वैल्यू को लगाया 3 और y की वैल्यू को लगाया हमने 5, तो 5 + 1 6, 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इन्होंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, कोई आपका एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें इन्होंने कहा कि एंगल ए आपका x है, एंगल बी 3x है, एंगल सी आपका 22 डिग्री है। एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है आपको 3y - 5x = 30 डिग्री है। शो करिए ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है कि उसमें से कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री आ जाए। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, तो पहले जो इक्वेशन दे रखी है पहले तो आप वो लिखें 3y - 5x = 30। इसको अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दें तो बेटर होगा। तो -5x पहले लिखा प्लस 3y = 30, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। अब आप ये देखें कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एक ट्रायंगल के एंगल हैं, तो क्या मैं यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसी होती है आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है आपका x, एंगल बी कितना है 3x प्लस एंगल सी कितना है आपका y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको एक इक्वेशन और मिल गई 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपको देखना है कि किसको आप एलिमिनेट करेंगे। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, बट आप एलिमिनेशन लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसका यूज आपको फर्दर क्लासेस में बहुत ज्यादा करना है। तो आपने यहां से देखा कि आपका यहां पर है 5x, यहां पर है 4x, 5 4 का एलसीएम आता है 20, यहां पर 3 है, यहां 1, तो 3 और 1 का एलसीएम आता है कितना 3। तो बेटर होगा कि हम y को इक्वल बना लें। उससे बेटर ये भी है कि आपको साइन भी चेंज नहीं करना होगा, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, तो x को इक्वल बनाकर तो आप एक ही बार में कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करा दें 4 से,
एंड इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई किससे कराते हैं 5 से। तो देखो हम यहाँ पर x को बहुत इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से कराओ, 5 4 जा 20x प्लस 4 3 जा 12 y इक्वल टू 4 3 जा 12 और 0 आपने ऐसे लिखा। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से 5 की। तो 5 4 जा 20 x प्लस 5 y इक्वल टू 0 को ऐसे लिखा आपने, और 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 5 1 जा 5 और 4 90। अब आपने देखा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आपका आता है 17 और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 9। 0 को आपने ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा, 9 1 10। तो यहाँ से आप देखेंगे कि y की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1020 अपॉन 17। तो 17 6 जा होता है 102, 0 आपने ऐसे लिखा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई कितनी 60। y क्या था आपका एंगल था, तो आप डिग्री में लिख देंगे। अगर आपको y की वैल्यू मिली है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस में करना बेटर होगा, यहाँ पर आपका आ रहा है y की वैल्यू 60, इसी में करते हैं हम पुट इन इक्वेशन 2 में, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। पुट इन इक्वेशन 2, अगर हम 2 में देखें तो 4x प्लस y, और y की वैल्यू कितनी निकाली आपने 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपने निकाला 4x इक्वल टू 180 माइनस 60, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 120 अपॉन 4 3 जा, तो x की वैल्यू आपको मिली 30 डिग्री। अब आपको देखना है कि इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल है, और है तो वो कौन सा है। तो देखो एंगल A आपको दे रखा है कितना x, तो यहां से आपको एंगल A की वैल्यू कितनी मिली 30 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू आपने निकाली है 30 डिग्री। फिर आपने देखा एंगल B आपको दे रखा है कितना है 3x, तो एंगल B इक्वल टू 3 इंटू 30, और आपको एंगल B क्लियर हुआ कि ये 90 डिग्री है। एंगल C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एंगल C हमारा कितना है 22, और उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे बन रहा है राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, राइट एंगल बन रहा है और एंगल B पे बन रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा if the system of linear equation this and this have infinite number of solutions then find the value of a and b। 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये बहुत इजी है आपका। तो हमने लिखा पहली इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, फिर हमारा क्या है 2ax प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 28। जब हमें ये पता हो कि ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है, एलिमिनेशन नहीं लगाना है, आपको रेशियो के बेसिस पे भी बता देना है इसको, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो रेशियो के बेसिस पे। तो हम पहले तो रेशियो निकालें इसका, कंपेयर किया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, इसको किया हमने। अब देखो इसमें स्मॉल a आ रहा है तो हम नंबर भी है, तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहां से आपने देखा a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है 7। यहां से आपने देखा a2 की वैल्यू कितनी है 2a, b2 की वैल्यू कितनी है a प्लस b, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है 28। इन्होंने कहा हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी पहले इसका रेशियो भी निकाल लें। a1 अपॉन a2 कितना है हमारा 2 अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट आपका 1 अपॉन a। फिर आपने निकाला b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन a प्लस b। फिर आपने निकाला c1 अपॉन c2, c1 कितना है 7 और ये कितना है आपका 28, तो 7 4 जा 28 1/4। अब यहां से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको मूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कंडीशन क्या होगी a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। सबकी वैल्यू आप यहां पर अप्लाई करने वाले हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। देखेंगे कैसे। तो देखो a1 अपॉन a2, a1 कितना है आपका a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन a, b1 अपॉन b2 कितना है आपका 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू c1 अपॉन c2 कितना है आपका 1/4। तो अब आप यहां से देखें, मान लो कांस्टेंट वाले को आप दोनों के साथ ले लेंगे, वेरिएबल वाले के साथ,
इसके साथ उठाओगे और एक बार आप इन दोनों को एक साथ उठाओगे। तो देखो कैसे, मैंने लिखा 1/a इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो a की वैल्यू 4। फिर आपने क्या किया, आपने इन दोनों को एक साथ उठा लिया। कैसे, 3/a प्लस b इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको यहां से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी इक्वल टू 4 3 12, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस b इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू कितना आ रहा है 12 माइनस 4, और यहां से आपको b की वैल्यू मिल गई 8। इन्होंने आपसे पूछा था कि a और b की वैल्यू बताओ, हमने बता दिया कि a की वैल्यू हमारी 4 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। कुछ ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 2020 में आया है, 2023 में भी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से इसको देखना है। इन्होंने कहा आ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 हो जाता है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो सबसे पहले आपको लेट करना होगा फ्रैक्शन को, तो हम कैसे करेंगे इसको, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y। अब हम कंडीशन लगाने वाले हैं 1, कंडीशन पर हमारी क्या थी x अपॉन y, इसमें क्या करने वाले हैं, फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये फ्रैक्शन आपका 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां से आप इक्वेशन बना लेंगे, आप एक इक्वेशन कैसे, 3x, इसकी मल्टीप्लाई करा दो आप, 3x माइनस 1 इक्वल टू y, इसको ओपन किया आपने 3x माइनस 3 इक्वल टू y, इसको इधर सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इस y को इधर लाए, इस 3 को इधर लेके गए, ये प्लस का हो गया। इक्वेशन 1, कंडीशन लगाइए आप सेकेंड। इन्होंने कहा यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है, क्या, यही फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है कब, when 8 is added to its denominator, आप इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा इक्वल टू 8, तो ये इक्वेशन आपकी क्या है 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे, यहां पर y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप हम इसका और बढ़ा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना है आपका 3x माइनस y इक्वल टू 3, और आपका क्या है 4x माइनस y इक्वल टू 8। आपने देखा कि कोएफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, साइन को चेंज करने के लिए एक ही टेक्निक है, नीचे वाली इक्वेशन की आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से आया आपका माइनस एक्स, यहां पर आया माइनस का 5, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, मान लो हम 1 में कर रहे हैं, तो 1 कितना है हमारा 3x, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहां से आपने देखा कि माइनस वाई इक्वल टू सॉरी प्लस 3 है, ये 3 माइनस 3 5 जा 15, तो यहां से आपका आया कितना माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, वाई की वैल्यू 12, तो आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो कितना होगा 5/12। x की वैल्यू देखो, यहां पर x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 12, तो ये कितना हुआ 12/5। आप लिख सकते हैं यहां पर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना होगा आपका, कितना था x अपॉन y, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 5/12। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने कहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5/6, फिर उन्होंने कहा इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4/5, फाइंड द नंबर। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको सही से देखना है। इन्होंने कहा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5/6। अब रेशियो का मीन्स क्या है, मान लो यहां पर 10/12 होगा, तभी भी ये कितना आने वाला है 5/6। अगर यहीं पर 15/18 होता, अभी भी कितना आने वाला है, ये 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, अभी भी आपका ये आ रहा है। मीन्स आपको वो एक्चुअल में वैल्यू बताना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या थी, एक्चुअल में वो फ्रैक्शन क्या रहा, क्योंकि हम फ्रैक्शन को कभी भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो हमने आपको क्या करने वाले हैं, हमने लेट किया, लेट द फ्रैक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं लेट द रेशियो, इस बार रेशियो की बात कर रहे हैं, x रेशियो y। फिर इन्होंने कहा अगर हम
कंडीशन 1 को अप्लाई कर दें तो देखो इन्होंने कहा आर इन द रेशियो 5/6, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/6। ये जो आपके दो नंबर थे वो किस रेशियो में थे? 5/6 में थे। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5/6 बाई, ये आपने माना इक्वेशन नंबर 1 है। बस इतना ही आप लिख के छोड़ देंगे। फिर इन्होंने कहा सेकंड कंडीशन, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द रेशियो बिकम्स दिस। अगर अब इन्होंने कहा कंडीशन 2 के लिए इन्होंने कहा इसी रेशियो को आप क्या करेंगे, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों नंबर से आप 7 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तब आपका रेशियो इतना बनता है। मैंने इससे माइनस किया 7 और इससे माइनस किया, दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया, अब मेरा रेशियो कितना बनने वाला है 4/5। अब यहां से आप बनाओगे दूसरी इक्वेशन और उसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हुआ आपका 5 टाइम्स ऑफ x - 7 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y - 7। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, कितना हुआ ये आपका 5x - 5 7 या 35, 4y - 4 7 या 28। तो आपने क्या किया 5x इसको उधर ले आए माइनस का 4y इक्वल्स टू -28 -35 को उधर लेके जाओगे +35। यहां से आपको मिली एक दूसरी इक्वेशन, क्या 5x - 4y इक्वल्स टू आपका आ रहा है 7। यहां से आपकी इक्वेशन क्या है सेकंड। अगर हम यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लें तो x की वैल्यू आप एज इट इज उठाइए, यहां पर पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम 1 और 2 से वर्क कर रहे हैं। तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 5/6 बाई -4y इक्वल्स टू 7। अब आप इसको कर लेंगे सॉल्व। आपने देखा कि 6 को एलसीएम ले लिया जाए तो बेटर होगा। तो अब एक तरफ 6 है एक तरफ 1 है, जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 5 या 25 बाई माइनस इसकी 1 से करोगे सेम रहने वाला है, 6 4 या 24 बाई इक्वल्स टू 7। तो यहां से आपने देखा आपका आ रहा है बाई इक्वल्स टू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो बाई की वैल्यू आपको मिल गई 42। अब जब आपको y की वैल्यू मिल गई आप इसमें यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने लिखा फ्रॉम पुट इन, आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1, आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम 1 से देखें तो हमारा कितना था x इक्वल्स टू 5/6 इंटू y और y की वैल्यू कितनी है हमारी 42। तो 6 7 जा 42 और यहां से हमें मिला क्या x इक्वल्स टू 5 7 जा 35। अब यहां से कंफर्म वैल्यू आपको मिल चुकी है कि एक्चुअल में जो आपका रेशियो था, रिक्वायर्ड रेशियो था, वो कितना था, जो रेशियो एक्चुअल में था स्टैंडर्ड बनाने से पहले x रेशियो y, और x की वैल्यू 35 और y की रेशियो 42। तो ये था, आप यहां पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इज 35/42। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपका ये 2 बार आया हुआ है, 13 में आया है, आपका 23 में आया है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई एक 2 डिजिट नंबर है, 7 टाइम है सम ऑफ इट्स डिजिट, जो अपनी डिजिट का सम के। फिर उन्होंने कहा द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। अगर हम इसी नंबर को रिवर्स कर दें तो वो 18 कम होता है उस नंबर से। फिर उन्होंने कहा फाइंड द नंबर्स, आपको वो नंबर बताना है। तो देखो अभी हमने किया था, मान लो मेरे पास कितना है 26 है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितने पे है 10th प्लेस पर है, प्लस और जो सेकंड नंबर है वो मेरा 1st प्लेस पर होता है। तो कुछ ऐसा होता है, इसके बेसिस पर अगर मैं यहां पर लेट कर दूं, लेट द नंबर्स, मैंने माना कि x, y है, फिर मैंने लिखा कि 2 डिजिट नंबर मेरा क्या होगा 2 डिजिट नंबर, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल N से, कितना होगा अभी मेरा 10x प्लस y। मैंने मान लिया कि मेरा x जो है वो 10th प्लेस पर है और y मेरा किस पे है 1st प्लेस पर है। मुझे रिवर्सिंग नंबर की भी जरूरत पड़ने वाली है, मैं वो भी लिख ले रहा हूं यहां पर। रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना होगा मेरा n डैश होगा, और इसको रिवर्स कराते हो तो देखो x जो भी 10th प्लेस पर था वो होने वाला है 1st पर, और जो 1st पर है वो होने वाला है 10th प्लेस पर। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसका रिवर्स कराते हो तो ये 62 होने वाला है। जो मेरा 6 था अभी 1st पर, अब वो किस पे आ चुका है 10th प्लेस पर, और जो 2 मेरा 1st पे था वो किस पे आ चुका है 10th पे था, वो 1st पे आ चुका है। तो अब यहां पर हम कंडीशन देखेंगे अपनी दोनों और फिर देखेंगे। इन्होंने कहा आ 2 डिजिट नंबर, मेरा 2 डिजिट, मैं लिख रहा हूं यहां पर कंडीशन 1, 2 डिजिट नंबर मेरा क्या था n, इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। क्या है, इज मींस इक्वल है, 7 मींस 7 टाइम सम ऑफ इट्स डिजिट, जो डिजिट मेरी बनाई गई है वो किससे x प्लस y से। तो अब इन्होंने कहा ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लो। n क्या था आपका 2 डिजिट नंबर, ये
तो आपने लिखा 10x प्लस y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। आप इसको उधर लेके आ जाओ, तो ये 10x माइनस 7x इक्वल टू 7y, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस y। यहाँ से आपका आया 3x और यहाँ से आपका आया 6y। इसे आपने इसे कट किया तो x इक्वल टू कितना मिला आपको 2y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आपको क्या करना है, कंडीशन 2 में देखना है। कंडीशन 2 ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए थोड़ा ज्यादा। फिर उन्होंने कहा था नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो आपका रिवर्सिंग नंबर जो आपका फॉर्म हुआ है इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, मींस जो मेरा नंबर था एन डैश वो 18 कम है किससे, उस 2 डिजिट नंबर से। तो अभी तो इक्वल नहीं लगा सकता, ये कम है, तो या तो कम है तो इसको मैं ऐड करके इक्वल बना दूं, या फिर मैं इससे माइनस कर दूं 18। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो, या तो आप ये कर लो तो इसको आपको हटाना होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो हम यहां पर अच्छे से करेंगे थोड़ा सा। इन्होंने कहा रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, तो हमने क्या लिखा कि जो हमारा गिवन नंबर था उससे 18 कम था हमारा एन डैश, या फिर हम जरिए लिखते हैं 18 कम था, तो मैंने उस 18 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया उसमें। अब तो इक्वल होगा, या तो आप इससे माइनस कर दो या फिर आप उसमें प्लस कर दो। तो मेरा 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस y, और एन डैश आपका क्या है x प्लस 10y प्लस 18। आपने क्या किया, आप एक तरफ लेके आ जाओ इसको, 10x प्लस y माइनस x माइनस 10y इज इक्वल टू 18। यहां से आपका आया 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। अगर हम डिवाइड कर दें इसको 9 से तो ये कितना मिल रहा है, x माइनस y इज इक्वल टू 2, 9 2 18। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 2 है। अब आप देखें कि x की वैल्यू आप यहां से उठाएं और यहां पर पुट कर दें। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो x की प्लेस पर मैं क्या लिखने वाला हूं 2y, माइनस y को एज इट इज छोड़ा 2, तो यहां से आपका आया y इक्वल टू 2। पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में पुट कर रहे हैं तो 2 आप यहां पर पुट करेंगे, तो ये कितना मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको यहां से मिला x इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब आप यहां से बहुत इजीली बता सकते हो कि आपका जो डिजिट थी वो x, y थी, जिसको हम कैसे लिखेंगे 4, 2 था। 2 डिजिट नंबर निकालना है आपको, तो यहां पर आप ऐड कर लेंगे, तो 10 4 जा 40 प्लस 2 आपका 2 डिजिट नंबर 42 होगा। और आप रिवर्सिंग निकालना चाह रहे हो तो 4 और 10 2 जा 20, ये कितना हुआ आपका 24। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। देखो 2 डिजिट नंबर 42, रिवर्सिंग क्या होगा 24, तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बोट बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा अ बोट टेक्स 4 आवर्स टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। इन्होंने कहा कि देखो पहले आपको ये देखना है कि कोई भी एक रिवर है तो वो कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, आपकी यहां पर बोट है, ये क्या है आपका ए स्ट्रीम है। तो आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, आप बहुत इजीली समझ पाओगे। अगर आप कोई ब्रिज है तो अगर ओवर ब्रिज पे आप जब अपनी बाइक या कार को लेकर के जाते हो तो आपकी बाइक या कार की स्पीड कम हो जाती है, और जब आप उससे नीचे उतर रहे होते हो तो उस कार की स्पीड आपको लगता है कि इंक्रीज हो गई है। एज इट सेम प्रोसेस होता है यहां पर, जब आपकी बोट स्टीम के रिस्पेक्ट में चल रही होती है तब आपको फील होता है कि आपकी बोट की स्पीड बढ़ गई है, और जब आप इसके अगेंस्ट चल रहे होते हो, अपर साइड चल रहे होते हो, तो आपको फील होता है कि आपकी बोट की स्पीड कम हो गई है। तो वो जितनी बढ़ती है या फिर कम होती है वो एक्चुअल में होती है उस स्ट्रीम की स्पीड। तो बस इतना सा इसमें आपको सोचना था। और अब देखो हम इसको कैसे करने वाले हैं। यहां पर हमने माना कि लेट, देखो स्पीड हमें कोई सी नहीं दे रखी है, ना तो बोट की और ना ही हमें स्टिल वाटर की। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट, दोनों की हमें निकालना है। तो हमने दोनों हमारे लिए वेरिएबल है, दोनों को हम लेट कर रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट हमने माना x किलोमीटर पर आवर, बाकी का डेटा हमें आर में और किलोमीटर में दे रखा है, तो हम इसकी स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में लेट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिया कितना y किलोमीटर पर आवर, बट ये एक्चुअल वाली स्पीड हो गई। अब आपको बोट को मूव कराना है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में,
तो देखो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में एक्चुअल में उसकी स्पीड थी कितनी, x किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में इसका है कि आप ब्रिज के ऊपर जा रहे हो, आपकी स्पीड कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, जितनी स्पीड जितना आपका उसका स्लोप होता है। बट आपको देखना है यहां से आपका फ्लो किधर हो रहा है, इधर, और आप अप स्ट्रीम में ऊपर की तरफ आ रहे हो। तो अगर इसकी स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड थी वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मींस x माइनस बाय स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, बाई आपने माइनस कर दिया, इतनी स्पीड रह गई होगी उसकी नेट किलोमीटर पर आवर। सेम आपको निकालना है नेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जब आप इधर फ्लो हो रहा है, इधर ही आप अपनी बोट लेकर के जा रहे हो, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, ऐड होने वाली है उस स्पीड को। क्योंकि अब आपको फील होगा कि आपकी बोट अब स्पीड से चल रही है, तेज चल रही है। तो क्यों चल रही है, क्योंकि यहां पर स्ट्रीम की स्पीड को वहां पर एडिशन हो जाता है। अब आपको देखना है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा टाइम 4 आवर्स टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये 40 किलोमीटर जा रही है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और 20 किलोमीटर आ रही है अप स्ट्रीम में इन सेम टाइम। मींस टाइम आपको दे रखा है, अब आपको देखना है इसे सॉल्व करके। तो इन्होंने टाइम कितना दे रखा है, 4 आवर्स, दोनों के लिए सेम है। तो अगर हम बात करें फॉर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहां पर आपको, D1 मान ले रहे हैं इसको हम। डिस्टेंस आपको दे रखी है 20 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर। आपने एक फॉर्मूला देखा था, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपको टाइम दे रखा है तो आप क्या करने वाले हैं, टाइम को इधर ले आओ, स्पीड को इधर ले जाओ। तो ये कितना हुआ आपका d/s। इसको हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने लिखा T1 इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम कितना दे रखा है आपको 4 आवर, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है आपकी x माइनस बाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हुआ, इसको कट कर सकते हैं 4 5 जा, और यहां पर अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना है आपका x माइनस बाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपकी बनी 1। अब आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है, कैसे, फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए। फॉर डाउन स्ट्रीम कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं आप इस बार डाउन स्ट्रीम में, आप 44 किलोमीटर। टाइम अभी भी वही लगने वाला है, तो 4 आवर में आप चल रहे हैं, डिस्टेंस कितना 44, और स्पीड कितनी है x प्लस बाई। आपने इसको कैंसिल आउट किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब यहां पर हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मुझे इसको रफ करना होगा। अब मेरी इक्वेशन 1 में x और y का कोफिशिएंट कितना है 1 1। इसमें भी इस इक्वेशन में भी आपका x और y का कोफिशिएंट कितना है 1 1। मींस आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 मेरा कितना है x माइनस बाई इक्वल टू 5, और सेकेंड कितना है x प्लस बाई इक्वल टू 11। आपने देखा कि दोनों के साइन भी डिफरेंट हैं, कोफिशिएंट भी सेम है, तो कितना हुआ ये 2x इक्वल टू कितना आपका 16, और x की वैल्यू आ गई यहां से 8, और 8 किसमें, ये क्या है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अब आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी आपकी, x, और x की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 8 माइनस बाई इक्वल टू 5, और यहां से आपका आया बाई माइनस बाई इक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, बाई इक्वल टू 3। अब यहां से कंफर्म हुआ कि x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बोट चल रही है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आपकी कितनी है बाई, इट मींस 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, और आप इसको बहुत अच्छे से देख लें। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो यहां पर आपको करा दिए गए हैं। तो इसी के साथ ये 1 शॉर्ट लेक्चर हमारा कंप्लीटली फिनिश होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट किए हैं, सीबीएसई ने हमें सैंपल पेपर में या फिर सजेस्ट स्टडी मटेरियल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने देखा, और इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता था सब हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 1 शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।